हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। जैसा कि आपको पता है, अब हम अपने क्लास 11th का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और इस क्लास 11th का पहला चैप्टर जो है वो है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो आज की क्लास में कवर होने वाला है। इसके अंदर हम डिटेल में कंसेप्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो ये कोई नॉर्मल वन शॉट नहीं है, एक डिटेल एनालिसिस होगी हमारी हर एक चैप्टर की। तो देर किस बात की, हम करते हैं स्टार्ट अपने इस चैप्टर को, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले इस चैप्टर को अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज आती है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एक बात और मैं बता दूं, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स जो हम लोग कर रहे हैं एनोटेड फाइल, वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट है www.physicsradar.com और उसमें जब मोर पर जाके फ्री रिसोर्सेज पर जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज क्लास होगा, क्लिक करेंगे आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट भाई। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, मास हो गई, हाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, इन सबको मेजर किया जा सकता है, इन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिन्हें मेजर करना पॉसिबल नहीं है, जैसे लव, अफेक्शन, हंगर। इन चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं हम आपको, कितना प्यार करते हो नहीं पता ना, सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं। तो ये सब के सब हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब कोई भी क्वांटिटी को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज वो होंगी जिन्हें हम मेजर कर लेंगे और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो होंगी जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। अब कोई भी क्वांटिटी आप मेजर करते हो तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। यूनिट होती है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ रेफरेंस हैं। जैसे मैं कह दूं एक मीटर है कोई, तो 1 मीटर लेंथ जो है वो इंडिया में भी उतनी होगी, इंग्लैंड में भी उतनी होगी, किसी और कंट्री में भी उतनी ही होगी। 1 मीटर एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है। अब किसी भी पर्सन की हाइट 5 फीट है मान लो, तो वो 1 फीट का 5 गुना बड़ा है। ठीक है, तो यूनिट हमारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ मेजर्ड क्वांटिटीज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जिन्हें हमने क्या बोला गया, यूनिट बोला गया। सही है, समझ गए? तो इस कहानी को आप समझोगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लेंथ, ब्रेथ, मास, हाइट, वॉल्यूम, टेम्परेचर सबको मेजर किया जा सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटीज। और जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, लव, एंगर, हैप्पीनेस, थर्स्ट, कुछ नहीं में थर्स्ट, प्यास, इन्हें हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें यूनिट बोला गया। क्लियर है, समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद तो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगी या नहीं करेंगी, इसके लिए साइंटिस्ट ने टोटल 7 क्वांटिटीज ऐसी मानी जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला गया। वो 7 क्वांटिटीज ही पूरे के पूरे फिजिक्स का एक बेस बनाएंगी। बाकी सारी क्वांटिटीज उन 7 क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे लेंथ है, लेंथ की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है बताओ? मीटर। क्या होती है हमारी? मीटर। मास की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है बताओ? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहें। टाइम की क्या होगी बताओ यूनिट? सेकेंड्स। क्या होती है बताओ? सेकेंड्स। उसके बाद टेम्परेचर की केल्विन। इंडिया में हम लोग सेल्सियस यूज करते हैं बट ऐसा यूनिट इसकी केल्विन होती है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होती है बच्चों एम्पियर में यूज होती है, एम्पियर्स में होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर की होती है बच्चों मोल, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है हमारी? कैंडेला। अब अगर देखा जाए तो ये सारी क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट हैं। जैसे लेंथ है, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती।
मास किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, बट इनमें एक क्वांटिटी ऐसी है जो दो अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये होता है Q अपॉन टी, मतलब ये चार्ज और टाइम पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी रखा गया, बट ये दो और क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, दैट इज Q एंड टी। नो डाउट होना चाहिए, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज इन्हीं क्वांटिटीज पर डिपेंड करेंगी। अब इनके साथ ही साथ दो हमारे पास ड्राइव, दो नहीं इनफाइनाइट हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज हैं, इनफाइनाइट हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह दूं बेटा एरिया बताओ, तो एरिया किस किस चीज पे डिपेंड करता है बताओ? लेंथ पे, और किस पे डिपेंड करता है बताओ? विड्थ पे, यानी कि लेंथ और विड्थ दोनों पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी, डेंसिटी बोलो बच्चों क्या होता है बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास पे डिपेंड कर रहा है, और वॉल्यूम मतलब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्वांटिटीज ऐसी हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। द क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज दे आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल वो है जिनके खुद के प्रिंसिपल होते हैं, खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ड्राइव्ड वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल्स पर डिपेंड करती हैं। डन? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, जिनको 7 होती हैं, पता लग गया। ऐसी ड्राइव क्वांटिटीज की भी कोई ना कोई यूनिट होगी, उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे एरिया है, एरिया की यूनिट बताओ? लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की भी यूनिट मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। डेंसिटी की, मास की बताओ? किलोग्राम, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया, डेंसिटी हो गई। सही है, यानी कि हमारे पास एरिया आ गया, डेंसिटी आ गया। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला बताओ बच्चों? चलो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो ये सारी क्वांटिटीज हमारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं, ये सारी यूनिट्स हमारी ड्राइव यूनिट्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी इनफाइनाइट ड्राइव यूनिट्स। इनके साथ ही साथ दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में डाला गया, क्योंकि ये ड्राइव्ड भी नहीं है, फंडामेंटल भी नहीं है। कैसे नहीं है वो भी देख लो। इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बोलते हैं बच्चों एंगल, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी सॉलिड एंगल। क्या होती है? सॉलिड एंगल। आपको पता होगा एंगल क्या होता है। अगर आपको एंगल के बारे में पता है तो देखा होगा एंगल का मतलब क्या हुआ? एक रे होती है ये, एक दूसरी रे ये हो गई, इन दोनों के बीच में जो ये बनता है इसे हम क्या बोलते हैं? थीटा। ये जो होता है एंगल थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर होता है। पता है बच्चों? इसकी यूनिट जो होती है वो होती है हमारी रेडियन। क्या होती है बच्चों? बच्चों बताओ? रेडियन। ठीक है, इसकी यूनिट रेडियन क्यों है भाई? लेंथ की यूनिट मीटर, रेडियस की मीटर, दोनों कट जाएंगे, यूनिट है ना, रेडियन। सॉलिड एंगल जो होता है वो सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल में ऐसे समझ लो जैसे कोन होता है हमारा, कोन, कोन में जो 3D शेप बनती है, जैसे ये हमारे पास है कोई कोन है, ठीक है, इस कोन के बेस पे जो ये एंगल बन रहा है ये एक 3D एंगल है। क्या है बताओ? 3D एंगल है। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 3D एंगल है। इस 3D एंगल को बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बताओ? सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल में यहाँ पे ये आता है एरिया। क्या आता है बताओ? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्या आता है? रेडियस का स्क्वायर। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों बताओ? ये होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। समझ गए? तो अब ये दो क्वांटिटीज हो गई, एक हो गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर, कौन सी पहली क्वांटिटी? एंगल, एंगल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यूनिट रेडियन, और दो एक क्वांटिटी और दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कौन सी होती है हमारे पास? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है किसी दूसरे से, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डायमेंशनलेस कह सकते हैं, जो कि दो हैं, पढ़ लिया हमने, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। और तीसरी क्वांटिटीज हैं ड्राइव क्वांटिटीज, जो कि इनफाइनाइट है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करने वाली है। सही है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, है ना? मजा आ रहा होगा पढ़ने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अरे मजा आ रहा है ना? इस चैप्टर में तो बहुत मजा आएगा, इतना आसान चैप्टर है, और हम अगर कर रहे हैं मेहनत तो अगले आने वाले 15 दिनों के अंदर आपको डेली लेक्चर मिलेंगे, और इन 15 दिनों में आप फिजिक्स में मास्टर बन जाओ। रेगुलरली क्लास अटेंड करते रहो, प्रॉपर्ली डिटेल में लेक्चर देखते रहो। पीडीएफ चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से, बट हाँ सिंसियरली करोगे तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस, रिजल्ट में बूस्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की। क्या है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वो भी देखो।
जैसे अगर हम बात करें बच्चों, इंडिया में हम लोग स्पीड को मेजर करने के लिए किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं, किसी दूसरे कंट्री में माइल्स पर आवर का यूज होता है ना। जैसे इंडिया में हम लोग मास को मेजर करने के लिए केजी का यूज करते हैं, बट बहुत सारे अदर कंट्रीज में पाउंड का यूज होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए कि यहां पर ये सिस्टम होगा। जैसे अगर किसी ऐसे कंट्री में, किसी ऐसे सिस्टम में जहां लेंथ को बच्चों मेजर किया जाए मीटर में, मास को मेजर किया जाए बच्चों किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाए किसमें, सेकेंड में। टाइम किसमें बच्चों, सेकेंड में। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे किलोग्राम, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे बच्चों मास को मीटर में, तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये MKS सिस्टम कहलाता है। अगर किसी जगह पे मास को, वो लेंथ को सेंटीमीटर में, लेंथ को किसमें बताओ बच्चों, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, किसमें बच्चों, ग्राम में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो ये जो सिस्टम कहलाता है दैट इज CGS सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, CGS सिस्टम कहलाता है। ऐसे ही अगर किसी जगह पे लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो FF सिस्टम कहलाता है हमारा FPS सिस्टम। क्या कहलाता है, FPS सिस्टम। एक बात और ध्यान रख लो, यहां से आपको ये चीज और क्लियर हो रही होगी। अगर आप कभी भी मास को किलोग्राम में रखोगे तो लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, याद रखना इस चीज को। टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड। बट अगर लेंथ आपने रख दी सेंटीमीटर में तो मास किस में होगा, ग्राम में, टाइम किस में होगा, सेकेंड। अगर आपने मास को रखा बच्चों पाउंड में तो हमारे पास लेंथ होनी चाहिए फुट में। ओके बच्चों, क्लियर है। तो ये तीन सिस्टम्स होते हैं। बट हो क्या रहा था कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग सिस्टम थे, अलग अलग जगह पे मेजरमेंट हो रहा था, तो इन सारी मेजरमेंट में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। जैसे यहां से अगर हमने भेजा मान लो 2 किलो चीज, वहां पे जाकर उन्होंने पाउंड मेजर किया, तो अलग अलग मेजरमेंट बड़ा मुश्किल हो रहा। ठीक है, अब इस मुश्किल को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम था। उस सिस्टम को नाम दिया गया SI सिस्टम। क्या कहला गया बच्चों, SI सिस्टम। ये एक तरह से MKS प्लस सप्लीमेंट्री यूनिट्स का एक्सटेंडेड वर्जन था। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का एक्सटेंडेड वर्जन था। क्या था, एक्सटेंडेड वर्जन था, जिसे बोला गया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम या फिर SI सिस्टम। SI सिस्टम के अंदर जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज थी, जो मेन क्वांटिटीज थी, उनकी अलग से यूनिट्स दे दी गई। जैसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं बच्चों, कौन सा एग्जांपल है पहला बताओ, फोर्स। बताओ बच्चे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होगी बताओ बच्चों, केजी मीटर, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इतनी बड़ी यूनिट थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको SI सिस्टम में लिख दिया गया न्यूटन। क्या लिखा गया बताओ, न्यूटन। तो न्यूटन इज नॉट इन MKS सिस्टम बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड FI सिस्टम के अंदर इसको बोला गया न्यूटन। क्या बोला गया बच्चों, न्यूटन। सही है। ऐसे वर्क हो गया, एनर्जी है, इसकी यूनिट दे दी गई बच्चों जूल्स, फ्रीक्वेंसी की बताओ हर्ट्ज, पावर की वॉट, एंगल की रेडियन, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। आपने अभी नहीं पढ़ा, पढ़ लोगे आगे जाके। ETC की यूनिट आप लोग खुद बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला, कमेंट में आप बताइए कि ETC की यूनिट क्या होती है। सही है बच्चों। तो ये क्वांटिटीज हैं, मतलब एक तरह से MKS का एक्सटेंडेड वर्जन था, जिसमें हमने क्वांटिटीज को कन्वर्ट कर लिया कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक्सेप्टेड थी, जिसे बोला गया SI सिस्टम। ठीक है, समझ गए। तो एक तरह से देखा जाए अब तक हमने क्वांटिटीज पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से कैटेगराइज कर ली हम लोगों ने, कौन सी, ड्राइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड इनफाइनाइट होती है, फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज होती हैं। इनके साथ ही 2 क्वांटिटी ऐसी हैं, एंगल और सॉलिड एंगल, जो कि दूसरों पे इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट भी होती है, रेडियन यूनिट होती है, उन्हें हमने बोला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आई कुछ यूनिट्स हमारे पास जो आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक सी कैलकुलेशन है। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। ये कौन सी है, ये बिग यूनिट्स, और ये क्या है हमारी स्मॉल यूनिट्स है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट। जैसे पारसेक, पारसेक का मतलब होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। कभी कभी MCQs में पूछ ली जाती है। लाइट ईयर, ईयर समझ के टाइम मत समझना। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर लाइट कितनी दूर ट्रेवल कर सकती है, दैट इज 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो अगर कोई कहा जाए कि एक स्टार है जो कि 5 लाइट ईयर दूर है, मतलब यहां से अगर लाइट छोड़ोगे तो वहां तक पहुंचने में 5 साल लग जाएंगे।
सोच के देखो, एक लाइट ईयर कितनी बड़ी यूनिट होती है। लाइट की स्पीड खुद में अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और उस 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पे चलने के बाद भी अगर कोई प्लेनेट, कोई स्टार अगर हमसे 2 लाइट ईयर दूर है, मतलब बहुत दूर है, और उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद पार्सेक की बात करें तो पार्सेक को अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहो लाइट ईयर में, तो 3.26 मीटर होती है। और अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, वो होती है 1.496 10⁻11 मीटर। ये बड़ी बड़ी यूनिट्स को मेजर करने के लिए होता है। दूसरा होता है छोटी यूनिट्स। छोटी यूनिट जैसे एटॉमिक साइज हो गए, मॉलिक्यूलर लेवल हो गए, उनको मेजर करते हैं हम लोग फर्मी लेवल में। फर्मी मतलब 10⁻16 मीटर। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वगैरह यूज करने के लिए होता है, दैट इज 10⁻10 मीटर। नैनो 10⁻9, माइक्रो 10⁻6, है ना, मिली 10⁻3, पता ही है सभी को, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही मास को मेजर करने के लिए कुछ क्वांटिटीज होती हैं, बड़ी कुछ क्वांटिटीज होती, जैसे 1 किलोग्राम की बात करें तो वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल की बात करें तो वो 100 केजी के बराबर होता है। 1 टन में 1000 केजी होते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये 10 क्विंटल के बराबर होता है, 10 क्विंटल होता है। ऐसे ही एक यूनिट होता है चंद्रशेखर लिमिट। ये चंद्रशेखर लिमिट बहुत बड़ी यूनिट है, दैट इज 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। एक एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटी यूनिट होती है, जो कि हमारी 1.6 10⁻27 केजी होती है, जो लगभग हम कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। क्या होता है बताओ? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो ये कुछ यूनिट्स थी जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं मास को मेजर करने के लिए और लेंथ को मेजर करने के लिए। ऐसे कुछ प्रीफिक्स हैं, जैसे अगर हम बात करें 10⁻3, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? किलो। क्या होता है? किलो। 10⁻6, 6 का मतलब मेगा। क्या होता है बताओ? मेगा। 10⁻9, तो इसके बाद क्या होगा? गीगा। क्या होगा बताओ? गीगा। 10⁻12 क्या होगा बताओ? पेट्टा, नहीं टेरा, टेरा, ठीक है। ऐसे ही 10⁻³ है, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? मिली, ठीक है। 10⁻6 मतलब माइक्रो। 10⁻9 मतलब नैनो। 10⁻12 मतलब पिको। अब अगर आप चाहें तो मैं कहूं 1 पिकोमीटर बताओ कितना होगा? 1 पिकोमीटर बताओ कितना होगा? तो 1 पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर। 1 टेरामीटर की बात करें, 1 टेरामीटर की बात करें, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? 10⁻12 मीटर। समझे? तो किसी भी यूनिट को हम छोटे या बड़े में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। 10 के कुछ प्रीफिक्स पता है आपको, ये तो पता होगा ना, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सब तो है ना, तो वही है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, फिर पेटाबाइट आ जाएगा, पीबी 15 आ जाएगा पापा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रीफिक्स होते हैं। ये सबका सब इस चैप्टर के अंदर आप लोग मेजरमेंट के बारे में सीख रहे हो, इसीलिए पढ़ाया जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है, इतना की जरूरी है वो हम लोग डिस्कस कर। ओके, अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि 100% पूछा ही जाता है एग्जाम में और आता ही आता है। जैसे हमारे पास कितनी क्वांटिटीज है बताओ? 7 क्वांटिटीज थी। इन 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी थी, इन सातों क्वांटिटीज की 7 फंडामेंटल यूनिट थी। तो इन्हें सबको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज किया गया, और वो सिंबल्स हमारे क्या कहलाए? डायमेंशंस कहलाए। क्या है बताओ? डायमेंशंस हमारे क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, जिन्हें हमने डायमेंशंस बोला। और इन डायमेंशंस की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे डेरिवेशन करना, रिलेशन का करेक्टनेस पता करना, कोई इक्वेशन का, किसी टर्म की यूनिट निकालना, ये सब हम इन डायमेंशंस की हेल्प से कर सकते हैं। इसलिए डायमेंशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब ये डायमेंशंस क्या होती हैं? तो डायमेंशंस कुछ लेटर्स हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं तो आपको पता है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 यूनिट होंगी, जैसे लेंथ की मीटर, जैसे मास की किलोग्राम, जैसे टाइम की सेकेंड, जैसे टेम्परेचर की केल्विन, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, जैसे अमाउंट ऑफ मैटर की मोल, जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। ऐसे ही इन सारी की सारी क्वांटिटीज की कुछ डायमेंशंस रखी गई, कुछ सिंबल बनाए गए। जैसे लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे एल, और इनको हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखोगे। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे हम लोग एम, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए टी,
टाइम को टी, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ जगह पे लिखा हुआ है के या फिर कुछ जगह पे लिखा हुआ है थीटा, तो दोनों सही है हमारी, सही है। इलेक्ट्रिक करंट को कुछ जगह पे लिखा हुआ है आई, क्योंकि सिंबल इसका आई होता है, और कुछ जगह लिखा हुआ है ए, तो दोनों ही सही हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मोल और कैंडेला की, मतलब ल्यूमिनस नहीं, सॉरी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला, और मोल किसकी यूनिट होगी हमारी, मोल किसकी यूनिट, अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये है क्या, इसका यूज क्या होगा, कैसे होगा, अब हमें पूरा का पूरा वो सीखना है। देखो क्या, हाँ, डायमेंशंस। अब इन डायमेंशंस का क्या यूज है वो देखो। कोई भी ड्राइव क्वांटिटी है, जैसे अगर हम बात करें एरिया, क्या है बताओ, एरिया, चलो इसकी डायमेंशन बताओ। एरिया क्या होता है बताओ बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है बच्चों, लेंथ की एल, ब्रेथ की एल, एल इंटू एल क्या बन गया, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इज डायमेंशन ऑफ एरिया। वॉल्यूम की बताओ बच्चों, चलो जल्दी से, वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसकी भी एल, ब्रेथ की भी एल, और हाइट की भी एल, तो कितना आ गया हमारा, एल क्यूब। उसके बाद डेंसिटी आ गई, मान लो डेंसिटी, ये होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, मास की m और वॉल्यूम की एल क्यूब, तो ये कितना आ गया हमारा, एम एल माइनस 3। इट मींस हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटीज को इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हेल्प से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी क्वांटिटी को इन 7 फंडामेंटल डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम एल टी थीटा के आई ए, इन सब के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सही है। क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी हेल्प से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस, मतलब बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स को आसान कर सकते हैं, जैसे किसी डेरिवेशन को सॉल्व करना, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना, किसी इक्वेशन की किसी टर्म की यूनिट निकालना, वो हम सब कुछ कर सकते हैं इसकी हेल्प, डायमेंशन सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ और क्वांटिटीज हैं, जैसे टॉर्क है, इसकी डायमेंशंस देखते हैं बच्चों। टॉर्क किसके बराबर होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन अगर निकालोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन mlt माइनस 2, r मतलब डिस्टेंस मतलब l, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ml2t माइनस 2। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। उसके बाद पावर, पावर किसके बराबर होता है बताओ, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ml2t माइनस 2 अपॉन टाइम कितना है t, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ml2t माइनस 3। मोमेंटम ये होता है बच्चों मास इनटू वेलोसिटी, यानी कितना mlt माइनस 1। स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब mlt माइनस 2 अपॉन एरिया इज l स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ml माइनस 1 t माइनस 2, ओके। स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होती है वो होती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इट मींस इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, दिस इज डायमेंशनलेस। ये क्या होता है बताओ बच्चों, डायमेंशनलेस होता है। इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, मतलब mlt माइनस 2 इंटू टाइम इज t, दैट इज mlt माइनस 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ml स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आपको डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कुछ क्वांटिटीज हैं, बट हाँ इन क्वांटिटीज को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटीज ऐसी भी लग सकती है जो आपको ना पता हो। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और इसको हम निकालेंगे विस्कस, विस्कस फोर्स कितना होता है 6 पाई ईटा आरबी, सही है। तो ईटा किसके बराबर हो गया बोलो, F अपॉन 6 पाई आरबी। F मतलब mlt माइनस 2 अपॉन 6 पाई तो डायमेंशनलेस, r इंटू वेलोसिटी मतलब lt माइनस 1। अब एक l से l कट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 1, ठीक है ना। देखो आसान, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट बताता है फोटोन के बारे में। जो एनर्जी होती है ये होती है h इंटू न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो h किसके बराबर हो गया, एनर्जी अपॉन न्यू। एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब ml2t माइनस 2 अपॉन न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की होती है बच्चों 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब t माइनस 1, ऊपर जाके प्लस 1 मतलब ml2t माइनस 1, ओके।
स्पेसिफिक हीट मतलब C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। डेल्टा T मतलब टेम्परेचर, Q मतलब हीट एनर्जी, एनर्जी मतलब mL2T माइनस 2 अपॉन M मास इंटू डेल्टा T क्या है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें, एक बात ध्यान रखना, ये टाइम सेकेंड के लिए, तो इसमें K ले लो, इसे क्या ले लो बेटा K ले लो, M से M हट जाएगा तो ये M0 हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 K माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज स्पेसिफिक हीट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन T। काइनेटिक एनर्जी मतलब mL2T माइनस 2 अपॉन T टेम्परेचर है मतलब K, तो आंसर कितना आया mL2K माइनस 1 T माइनस 2। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी डायमेंशन को पता करने में। ठीक है, चार्ज बच्चों I अभी हमने पढ़ा था किसके बराबर Q अपॉन T, तो बेटा Q किसके बराबर हो गया I इंटू T। I मतलब A, T मतलब टाइम, AT होगी डायमेंशन। वोल्टेज, अब V इक्वल टू आई आर मत लगा देना, रेजिस्टेंस की डायमेंशन तो पता ही नहीं तुमको, तो V लगाएंगे हम लोग, किसके बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन मैंने आपको बता रखा है किसके बराबर mL2T माइनस 2 अपॉन चार्ज अभी निकाला आपने AT। सॉल्व कर सकते हैं, यानी कितना mL2A माइनस 1 और T माइनस 1 ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, चलो V अपॉन I। वोल्टेज कितना है बताओ बच्चों mL2A माइनस 1 T माइनस 3 अपॉन I मतलब एम्पियर A। ओके, कर लोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा हमारा mL2A माइनस 2 T माइनस 3, रेजिस्टेंस आ गया। फिर रेजिस्टिविटी निकाल, जो यूनिट आप निकालना चाहें, जो डायमेंशन निकालना चाहें, अगर फॉर्मूला पता है तो आसानी से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मुझे उम्मीद है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस निकालते कैसे हैं, वो अब क्लियर हो चुका होगा, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी चीज में अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में डालिए, हम अगले आने वाली क्लास में डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, आप जरूर क्वेश्चंस पुट अप कीजिए। ओके, चलो अब बात करते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल की। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उन सारे टर्म्स की डायमेंशन बराबर होगी। जैसे मैंने कहा कि एक कोई इक्वेशन है x इक्वल्स टू AT प्लस B T स्क्वायर प्लस C, इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन माइनस ले लेते हैं, ठीक है, माइनस B और ले लेते हैं, डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ AT, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ C एंड डायमेंशन ऑफ B, ये सब क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक कोई भी इक्वेशन जो कि डायमेंशनली करेक्ट है उसके हर एक टर्म की डायमेंशन हमारी इक्वल होगी अगर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है, और सारी इक्वेशन फॉलो करती हैं अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो। ठीक है, कैसे करती है वो देखो। सबसे पहले एक हमारे पास क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा गया है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन के अंदर टर्म आते हैं P प्लस P, यहां पे प्रेशर होता है, V यहां पे वॉल्यूम होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है। जब मैं क्लास 11th में था तो मेरे स्कूल में हमारे सर ने यही क्वेश्चन दिया था और उस टाइम पर मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया था, क्योंकि हमारा तो वही रूल क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो, AB की वैल्यू निकाल के RT के बराबर रख दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें हमें डायमेंशन निकालनी है A और B की। तो अगर आप नजर आ रहा हो तो V में से B माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब डायमेंशन ऑफ B किसके बराबर हो जाएगी बताओ बच्चों, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब B इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3, और क्या है, और ये दो डायमेंशंस भी तो ऐड हो रही हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ A अपॉन B स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P, यानी कि A इक्वल्स टू P इंटू B स्क्वायर। लगा दो डायमेंशन। प्रेशर की बताओ ML माइनस 1 T माइनस 2, और वॉल्यूम की है L3 और उसका स्क्वायर, पावर 6 माइनस 1 5, यानी कि A कितना हो गया हमारा ML5
t माइनस 2 इज द आंसर। a की वैल्यू ये मिल गई हमें, क्या मिल गई बताओ, a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ, समझ गए। तो हम इस तरह से डायमेंशंस निकाल सकते। ओके बच्चों, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है a और b की डायमेंशन बताओ। देखो बच्चों, क्या आपको ये दिख रहा है b और x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ b जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ, डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर। जहां पर जो x है, p जो है पावर है और x क्या है, डिस्टेंस है, यानी कि b इक्वल्स टू एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, उसके बाद पावर की जो डायमेंशन होगी वो ऊपर तो एल स्क्वायर है, नीचे क्या है, a इंटू टी, टी मतलब टाइम। ओके बच्चों, यानी कि a इक्वल्स टू प्रेशर, प्रेशर नहीं पावर, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन मतलब ml2 t माइनस 2 होता है और टाइम ऊपर जाएगा -3 इंटू टी, एक मिनट उल्टा हो गया, पहले वैल्यू निकाल लो उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यानी कि p किसके बराबर होगा, p अपॉन ए टी के बराबर। ये मत करना l माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर दो, जीरो कर दो, नहीं नहीं, यानी कि a जो होगा वो आ जाएगा b अपॉन p इंटू टी। b की डायमेंशन एल स्क्वायर, पावर की डायमेंशन बताओ ml2 t माइनस कितनी, ml2 t माइनस पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम मतलब माइनस का 3 इंटू टी मतलब टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि m माइनस 1 टी माइनस 3 2 माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2, दिस इज द डायमेंशन। ओके, आप इसमें L0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो m माइनस 1 L0 टी स्क्वायर। डन, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब हम डायमेंशंस निकालना सीख चुके हैं बट उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि हम डायमेंशंस की हेल्प से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सिंपल, लेफ्ट हैंड डायमेंशन, राइट हैंड डायमेंशन, सारे टर्म्स की डायमेंशन बराबर होगी तो है, अदरवाइज नहीं है। अभी हम चेक करके भी देखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन होता है डायमेंशंस का कि विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस we can derive the relation between the physical quantity। जैसे हमने कह दिया कि एक क्वांटिटी x है जो y और z पे ऐसे ऐसे डिपेंड करती है, तो इनके बीच में रिलेशन पता करो, मतलब एक तरह से फॉर्मूलों का ड्राइव करना भी इससे पॉसिबल है। और तीसरा, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी हम लोग क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस से पीजीएस में कन्वर्ट करना, ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक करके हम लोग सारे एप्लीकेशन सीखेंगे, बट उससे पहले इस कुछ ड्रॉबैक भी हैं वो भी आप सीख लो, लिमिटेशंस हैं वो भी आप सीख लो। जैसे पहले लिमिटेशन क्या है कि ये कोई भी डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। जैसे हमने कहा टाइम पीरियड जो है वो लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे एक डायमेंशन का कांस्टेंट आता है के, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि के की वैल्यू 1 होगी, 2 पाई होगी, कैपिटल जी होगी, क्या होगी, कैसे होगी, कुछ नहीं पता। ठीक है, द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ इसके अंदर वो फॉर्मूला के डेरिवेशन नहीं करे जा सकते जिनके अंदर डायमेंशंस नहीं आ रही, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब एल, हाइपोटेनियस एल, तो हम ड्राइव नहीं कर सकते। एक्सपोनेंट फंक्शंस, उनको हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। लॉग फंक्शन, उनको हम ड्राइव नहीं कर सकते। उसके बाद कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ये डायमेंशंस की हेल्प से पता नहीं की जा सकती। समझ गए इस चीज को? तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमने डायमेंशंस के बारे में इतना कुछ पढ़ा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। जैसे पहला, कोई भी हमें बताना है कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशंस, ये हमें बताना है कि सही है या नहीं है। बहुत आसान सा है। क्या हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डायमेंशन देखेंगे। लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या है, टी, टी मतलब टाइम पीरियड। राइट हैंड डायमेंशन की बात करें, राइट हैंड में क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई डायमेंशन लेस है, एल मतलब एल अपॉन जी मतलब एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन है, और इसकी पावर कितनी 1/2, एल से एल कट जाएगा, टी माइनस 2 ऊपर है, किसका हो जाएगा बताओ, प्लस का, टी की पावर 2 और पावर 1/2 कितना होगा टी। अब अगर आप नजर आ रहा है आपको तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशन दोनों आपस में करेक्ट हैं। इट मींस t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इज डायमेंशनली करेक्ट, इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके बच्चों, ये हमारी जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली
करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन का डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है या नहीं है वो हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद टू चेक द कंसिस्टेंसी, उसमें ये वाला फॉर्मूला है, हमें क्या बताना है कि इस इक्वेशन को बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। यानी कि यंग्स लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या है बताओ, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब इसकी डायमेंशन होती है बच्चों ml-1 t-2। राइट हैंड डायमेंशन की बात करें तो राइट हैंड डायमेंशन क्या है बताओ, राइट हैंड साइड में क्या है mgl/πr²l। बच्चों m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन इंटू l, पाई डायमेंशनलेस, r मतलब l² इंटू l। एक l गया, एक l से एक l गया, कितना आया ml-1 t-2। क्या लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन करेक्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन राइट हैंड डायमेंशन सही है, मतलब द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जो इक्वेशन है हमारी वो एकदम करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, एकदम बढ़िया से करेक्ट है। ओके बच्चों, समझ गए ना इस चीज को, तो ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हम लोग कर पाए। सेकेंड एप्लीकेशन था टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कैसे ड्राइव करोगे। देखो, द सेंट्रिपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल डिपेंड्स ऑन मास, और किस पे, वेलोसिटी पे, और किस पे, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हम कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे ऐसे ही होंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, v और r आ गया, m की पावर लगा दीजिए बच्चों a, वेलोसिटी की पावर b, r की पावर c। जब हम डायमेंशंस लगाएंगे या फिर अगर दिखा जाए एक कांस्टेंट लगा दो k, m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, r की पावर, वेयर k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो k है हमारा वो क्या हो गया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके बच्चों, ठीक है, यानी कि F ऑन अप्लाइंग डायमेंशंस, ऑन अप्लाइंग डायमेंशंस। अब हम लगा देते हैं डायमेंशंस, देखो कैसे लगेंगी, बताओ। फोर्स की डायमेंशन ml-t-2, k तो डायमेंशनलेस है, m मतलब मास, वेलोसिटी मतलब lt-1, r मतलब लेंथ की पावर c, यानी कि ml-t-2 इक्वल्स टू मास की पावर a, l की पावर b यहां पे है, c यहां पे है, और t की पावर माइनस। ऑन कंपेयरिंग देखो, m की पावर यहां कितनी है बच्चों, a, और यहां कितनी है 1, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। उसके बाद यहां माइनस b है और यहां कितना है -2, यानी कि -b इक्वल्स टू -2, तो b इक्वल्स टू 2। उसके बाद l की पावर कितनी है हमारी b प्लस c, और यहां पे l की पावर कितनी है 1, यानी कि b की जगह 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू 1 माइनस 2 मतलब माइनस। अब ये सारी की सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 f इक्वल्स टू k, m की पावर a की वैल्यू आई है 1, b की पावर b की वैल्यू आई है 2, r की पावर c मतलब -1, यानी कि f इक्वल्स टू k mb² अपॉन r। अब देखो यही है ड्रॉबैक डायमेंशंस का। अगर डायमेंशन से हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाते तो बड़ा आसान था, बट आप देख सकते हो इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसलिए या तो यहीं छोड़ दो या फिर लिख दो f इक्वल्स टू k की जगह आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं। फॉर k इक्वल्स टू 1, फॉर k इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mb² अपॉन r। यहां छोड़ दो 100% करेक्ट, यहां छोड़ दो 100% करेक्ट, यहां छोड़ दो तो भी 100% करेक्ट। ठीक है, समझिए। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशंस। ओके बच्चों, क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद अ पीरियड t। t किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, p, वेयर p इज प्रेशर, प्रेशर की पावर a, d इज डेंसिटी, डेंसिटी की पावर b, e इज टोटल एनर्जी की पावर c। क्या आप दोनों तरफ डायमेंशन निकाल के लगा के ए बी सी की वैल्यू पुट कर लोगे, और ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा, और फॉर्मूला निकल के आएगा तो आप आंसर निकाल सकते हैं, और जब आंसर निकाल सकते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं
कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है ना। नहीं करेंगे तो हम और पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना तो है ही है, रिजल्ट तो लाना ही लाना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन की हेल्प से डेरिवेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है भाई, टू चेंज यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कोई भी क्वांटिटी है वो याद रखना, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है हमारी उसकी यूनिट। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है उसकी यूनिट। समझ गए? कोई भी क्वांटिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती है यूनिट। ठीक है? जैसे 1 kg है, तो 1 क्या है बताओ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, kg क्या है इसकी यूनिट। ये किसके बराबर होगी बताओ, 1000 ग्राम। 1000 क्या है बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू, ग्राम क्या है इसकी यूनिट। अब अगर देखा जाए तो जो यूनिट है वो छोटी हुई तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, यानी कि Q इक्वल्स टू NU है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U इफ Q इज कांस्टेंट। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके, इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे वो देखो, यानी कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। अगर मुझे N2 निकालना है यानी कि N1 इंटू U1 अपॉन U2, U मतलब यूनिट 1 अपॉन यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 1 अपॉन यूनिट 2। न्यूमेरिकल वैल्यू वन सिस्टम में कितनी थी बताओ, 6.61 इंटू 10 माइनस का 11। अब दो तरीके हैं यहाँ पे करने के, या तो यूनिट की हेल्प से कन्वर्ट कर लो, यूनिट की हेल्प से कन्वर्ट कर लो, या डायमेंशन की हेल्प से कन्वर्ट करो, जिससे आपको आसान लगे। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ न्यूटन है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ केजी स्क्वायर है, तो आप ऐसे करो भाई, हमें एसआई सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करना है, यानी कि यूनिट 1 जो है वो एसआई न्यूटन है, और यहाँ क्या होती है बताओ, डाइन होती है। उसके बाद यहां होती है बच्चों मीटर, और यहां होती है बच्चों सीजीएस में सेंटीमीटर। उसके बाद यहां होती है बच्चों केजी, और यहां होती है ग्राम का स्क्वायर पर स्क्वायर है ना, यानी कि अपॉन में। ये हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक है, अपॉन डाइन इंटू एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर। ओके, इसका स्क्वायर अपॉन एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अपॉन इसको हटा देते हैं, -2 लिख देते हैं यहाँ, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यानी कि ये आ गया 6.67 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 का 3 की पावर -2 माइनस का 6। कितना आ गया, 5 और 4 9, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 11 8, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, न्यूटन हो जाएगा डायन में कन्वर्ट, मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, और केजी हो जाएगा हमारा ग्राम में। समझ गए? यानी कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिट एंड डायमेंशन। समझ गए बच्चों? तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ओके बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि n की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है। जरा लेफ्ट हैंड डायमेंशन देखते हैं बच्चों। लेफ्ट हैंड डायमेंशन बताओ, ये dx मतलब होती है लेंथ। ओके बच्चों, अपॉन ये देखो 2 इंटू लेंथ, लेंथ और लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर क्या है बताओ, एल स्क्वायर। अंडर रूट के एल स्क्वायर मतलब एल, एल से लट जाएगा, यानी कितना है L0। तो ये जो टर्म है वो डायमेंशन लेस है। आपको पता है साइन रेशियो है वो हमारा डायमेंशन लेस होगा, यानी कि a की पावर n हमारा डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर कोई भी हमारे पास ये इक्वेशन सही है तो a की पावर n डायमेंशन लेस होना चाहिए, और जो तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू a की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, मतलब n कितना हो जाएगा 0। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। क्लियर है? ओके बच्चों, समझ गए? अब बात करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, छोटे से एक दो बार क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो जितने भी रिलायबल डिजिट होते हैं और एक अनसर्टेन डिजिट होती है, उसको मिला के जितने आते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। इनके कुछ रूल्स हैं, वो आप याद कर लोगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आपको आ जाएगी क्लियर। एक रूल है, नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर जितने भी रिलायबल डिजिट्स हैं, मतलब 100% श्योरिटी है, और एक अनसर्टेन डिजिट है उसके बारे में, जैसे 4.59 है, तो इस 9 के बारे में हमारे पास श्योरिटी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद ऐसे दिया हो 4.591 दिया हो सकता है 4.589 दिया हो, जिसको 9 कन्वर्ट दिया हो।
तो इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, यानी कि ये तो दोनों रिलायबल है, एक अनरिलायबल डिजिट है, इन सबको मिला के बनते सिग्निफिकेंट फिगर। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इतना आप लोगों को लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपको रूल पता नहीं है। रूल याद कर लो, आसान हो जाए। जैसे पहला रूल क्या है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैं कहूं 4453, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 2 3, कितने आ गए? 3। नॉन जीरो है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। ऑल जीरोस बिटवीन एनी टू नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे मैं कहता हूं 4005, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए? 1 2, और ये दोनों जीरो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, मतलब वो भी सिग्निफिकेंट, मतलब कितने आ गए? 4। उसके बाद फॉर अ नंबर लेस देन 1, लेस देन मतलब पॉइंट में होगा, zeros on right of decimal point but left of first non-zero are not significant। जैसे 0.002, ये एक नंबर है, जो नंबर हमारा कितना है? ये 1 से छोटा है, बट ये जीरोस हमारे काउंट नहीं होंगे, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? 1। समझ गए इस चीज को? उसके बाद जितने भी टर्मिनल जीरो हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 45,000 लिख दिया जाए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 1 और 2, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कितने होंगे? 2। उसके बाद टर्मिनल जीरोस विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे मैं कहता हूं 4500.2, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। समझ गए इस चीज को? उसके बाद पावर्स ऑफ 10, 2 × 10⁻20, ओनली एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, बाकी का नहीं है, मतलब कितने? समझ गए? तो इस तरह से हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट को बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जब भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होती हैं। जैसे 68.2 सेंटीमीटर है, इसमें कितनी डिजिट है बताओ? 3। इसमें देखो कितनी हो गई बताओ? 3। इसमें कितनी है बताओ? 3। इसमें कितनी बताओ? 3। समझिए इस चीज को? तो ध्यान रखना कि जब भी किसी भी डिजिट को हम लोग चेंज करेंगे तो कभी भी उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझिए ना? यानी कि यूनिट को चेंज करके कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स को चेंज नहीं कर सकते। तुम सोचो मिलीमीटर में कुछ और डिजिट है, सेंटीमीटर में कुछ और डिजिट है, तो नहीं पहुंच सकते। बट एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे एक चीज और क्लियर होगी। जैसे 9.800 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? देखो 1 2, डेसिमल के बाद 2 जीरो जा रहे हैं, मतलब इसमें कितने हुए? 4। इसमें कितने बताओ? 4। बट इसमें कितने हैं? सिर्फ 2। ये तो कन्वर्जन हमारा गलत हो गया, मतलब यूनिट कन्वर्ट करने पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज हो गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक हम टर्म यूज करते हैं, यानी कि इन कभी भी नंबर्स को हम लोग डिनोट करेंगे तो हम डिनोट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि उस नंबर को हम लोग पहला नंबर है ना और इंटू 10 की पावर b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे 4000 है, इसको लिखेंगे 4 इंटू 10 की पावर 3। इसमें कितना लिखेंगे? 4.2 × 10 to the power 1 2 3 4 10 की पावर -4। समझे? यानी कि ये बच्चों अब देखो इसमें कितनी डिजिट हो गई? 1। इसमें कितनी हो गई? 2। अब इसमें देखो कितनी है? 2। इसमें कितनी है बच्चों? 2। इसमें कितनी होंगी? 2। इसमें कितनी होंगी? 2। बस पावर में कन्वर्ट कर लो। ये 9.8 10 to the power 0। ये कितना हो जाएगा? 9.8 10 to the power 2। ये कितना हो जाएगा? 9.8 10 की पावर 3। ये कितना हो जाएगा? 9.8 10 की पावर 1 2 माइनस का 3। समझ गए ना कहानी? तो ये कहानी है पूरी कि डिजिट्स को चेंज करने पे, मतलब यूनिट को चेंज करने पे कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। उसके बाद एक छोटा सा चीज और है, वो याद कर लो। क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशंस जब भी होंगे, चाहे एडिशन हो गया, चाहे सब्ट्रैक्शन हो गया, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो गया, चाहे डिवीजन हो गया, उसमें जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होता है। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में होता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, ऐसे ही जब हम राउंड ऑफ करें किसी भी डिजिट को तो आपको पता है अगर हमारा लास्ट वाला नंबर 5 से कम है तो बढ़ाते नहीं है, 5 से ज्यादा है तो बढ़ा देते हैं, इवन है तो ऐसे करेंगे, राउंड है ऑफ है तो ऐसे। क्लियर है? ओके, जैसे अगर हम कहें बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे, बट याद रखना मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट होने चाहिए? 2 होने चाहिए सिग्निफिकेंट डिजिट। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना? तो ये थी कहानी हमारी यूनिट्स, मेजरमेंट एंड किस चीज की? डायमेंशंस की। हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा, हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, डायमेंशन एनालिसिस करा और पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया। इस चैप्टर की कंप्लीट पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर पहुंच चुकी है। ठीक है, आप फटाफट से आप जा सकते हैं,
आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर physicsradar.com पर, उसमें मोर मर जाके फ्री रिसोर्सेस में जाइए। जैसे ही फ्री रिसोर्सेस में जाएंगे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे इस चैप्टर का जो भी एनोटेटेड फाइल है ये आप तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन करने वाले हैं। मिलते हैं कल अपनी क्लास, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज जरूर कर लें। थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग द क्लास।